अस्सलाम एंड गुड इवनिंग नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं तमाम अपने सवालात और ज़रूरी मौज़ूआत के साथ। नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस और तीसरी जो ज़्यादा मोहलिक के कोविड की लहर है उसके हवाले से। हर कोई अपने अपने तौर पर दुनिया भर में कोशिश कर रहा है इससे निमटने की, एंड फॉर पाकिस्तान एज वेल जो सिचुएशन है या जो हालात हैं यकीनन गुजरते वक्त के साथ मजीद गंभीर होते जा रहे हैं। पहले सवाल मुलायजा कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। जी नाजरीन, एक्टिव केसेस की तादाद तकरीबन 90,000 से 1 लाख के दरमियान पाकिस्तान तक में जा पहुंची है। ऐसे में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी और स्पेस, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमारे लिए मजीद क्रिटिकल दिन ब दिन एंड विद एवरी पैसेज ऑफ आवर होती जा रही हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी कल बाकायदा तौर पर इसके हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि 16 शहरों में पाकिस्तान भर में जो है वो फौजी दस्तों की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है ताकि SOPs की इम्प्लीमेंटेशन पर और इसके निफाज पर मुकम्मल जो है वो अश्योरेंस हो और मुकम्मल इस चीज़ को इंश्योर किया जाए। 50 से जायद नाजरीन वो शहर हैं जहां पर जो मस्बत केसेस हैं उनकी शरह 5% से 5% है या 5% से ज़्यादा है, और कुछ केसेस में जैसे कि मर्दान, इस केस में एक एग्जाम्पल है, 51% तक नाजरीन जो है इसकी शरह मस्बत केसेस की पहुंच चुकी है। ऑक्सीजन को रीएलोकेट करने की भी बात हो रही है कि तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं या जहां जहां पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल है उसको रीएलोकेट करके अस्पतालों की जानिब उनका रुख किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को अकोमोडेट किया जा सके। ऐसे में नाजरीन, पड़ोसी मुल्क भारत से यकीनन इस वक्त हम तमाम को सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर भारत के हवाले से बात करें तो भारत में जिस पैमाने पर तबाहकारियां कोरोना वायरस ने मचाई हुई हैं, यकीनन उसमें उनकी अपनी जो हिकमत अमली है या SOPs का निफाज है उसका अमल दखल यकीनन है, ज़रूर है। तो लिहाजा उसी चीज़ से बचने के लिए और इतनी सीरियस सिचुएशन पाकिस्तान में ना हो जाए, इस चीज़ को इंश्योर करना ना सिर्फ हुकूमत, ना सिर्फ अपोजिशन, हमारी तमाम इंटेलिजेंसिया, हमारी तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके अलावा अवाम के नाजरीन हाथ में ये चीज़ है। और एट द एंड ऑफ द डे ये आपके अपने हाथ में, आपके अपने कंट्रोल में ये चीज़ है कि आप इसके स्प्रेड को कितना रोक सकते हैं। तो लिहाजा अपनी भी जानों की हिफाजत और गिरदोनवा में तमाम की जानों की हिफाजत हम तमाम पे इस वक्त, इस वबा के वक्त में फ़र्ज है। बात अब करते हैं नाजरीन, क्योंकि फ़ौज की मुआवनत मांगी गई है तो इससे मामलात कितना बेहतर हो पाएंगे, SOPs का निफाज या इम्प्लीमेंटेशन ये कितनी सोफार हो पाई है और इसमें कितनी बेहतरी की मजीद गुंजाइश है, क्या प्रपोजल्स हैं, तजावीज़ हैं, इन तमाम को हम लोग पहले सवाल के तहत टेबल करेंगे। और बात ये भी करेंगे कि क्योंकि सूबे भी इसमें खुद मुख्तार हैं इन द सेंस के NCOC में तो जाहिर है तमाम इस चीज़ के शुरका हैं या मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा सूबे इस सेंस में भी खुद मुख्तार हैं कि अपने केसेस को देखते हुए वो खुद से भी फैसला कर सकते हैं। तो ऐसे में सूबों की तरफ से भी क्या हिकमत अमली सामने आ रही है, ये भी हम लोग आज पहले सवाल के तहत टेबल करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है जमशेद इकबाल चीमा साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है इन तमाम मौजूआत पे हमारे साथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब आपकी मौजूदगी और तशरीफ आवरी के लिए। जावेद सिद्दीक साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी सीजन्ड सीनियर जर्नलिस्ट और रेजिडेंट एडिटर हैं आप नवाए वक्त के। वेलकम ऑन बोर्ड जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। और नाजरीन, सेनेटर ताज हैदर साहब हमें ऑनलाइन बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, स्टॉलवर्ट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और अपोजिशन का पर्सपेक्टिव हमारे साथ इन तमाम मौजूआत पे ऑन बोर्ड रखेंगे। पहले सवाल पे नाजरीन बाकायदा जमशेद इकबाल चीमा साहब से अगर बात का आगाज कर लें, बताइएगा जमशेद साहब, अब बाकायदा फौज का कहा गया है और उसके तहत डिप्लॉयमेंट भी हो चुकी है फौजी दस्तों की, क्या सिचुएशन बेहतर होने की तवक्को रखी जाए और हुकूमत के हाथ में ये तमाम चीजें इस वक्त आप कितना समझते हैं कि आपके कंट्रोल में अभी भी हैं, क्योंकि अपोजिशन इस पे बारहा ये बार बार कह रहे हैं कि आपकी तरफ से मजीद वॉर फुटिंग्स पर काम होना चाहिए, मजीद वॉर फुटिंग्स पर वैक्सीनेशन होनी चाहिए वगैरह वगैरह। देखिए, इस वक्त आप कह लें वैक्सीनेशन तो स्पीड ठीक जा रही है। मतलब अब अंडर 50 आ गए हैं और +50 जो हैं वो आप +60 जो हैं वो जस्ट वॉक इन लग रहे हैं। 40 इयर्स प्लस की भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। अब 50 में चल रहा है और +60 जो है वॉक इन में, मतलब वॉक इन में आप उसी वक्त करते हैं जब आपके रजिस्ट्रेशन जो आप कर रहे हैं उसमें गैप हो या अगर कोई वॉक इन आए तो रश ना पड़े। सो इसका मतलब है कि जितने लोग आ रहे हैं वो सर्व हो रहे हैं।
सो हमारा टारगेट है कि इस साल हम 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाएंगे। तो वैक्सीनेशन जब 5 करोड़ लोगों को लगेगी तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो अर्बन और दूसरा ये कि जो लोग इकनॉमिकली एक्टिव होते हैं, जो घर से बाहर निकलते हैं, दफ्तर जाते हैं, किसी आपके लिए दुकान पे जाते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, वट, ठीक है, जिनके मूवमेंट है, जिनका इंट्रैक्शन है। ख़वातीन अक्सर घर से बाहर कम निकलती हैं ज़रा, या बुज़ुर्ग कम निकलते हैं, बच्चे कम निकलते हैं, देहातों वाले लोग शहर में कम आते हैं, तो वो बाज़ बात ज़रूरत फ़ील नहीं करते। हम समझते हैं कि 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए हमें मेहनत समाजित करनी पड़ेगी कि मतलब यानी कि आप कह रहे हैं उसमें जो सोशल बैरियर है वो भी होगा कि लोग वैसे ही खुद से झिझकेंगे वैक्सीनेशन करवाने में। नहीं, सच्ची बात है। बात आप इमेजिन करें ना कि एक बंदा रुझान में बैठा हुआ है, रुझान से आगे गांव में बैठा हुआ है, यहाँ से आप इस्लामाबाद के जो गांव हैं उनकी बात कर लें, जी जी ये जी। साथ अटक है, अटक के इलाकों जाके KPK में पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कंसेप्ट नहीं है कोरोना का, वहाँ उन्होंने देखा नहीं है, सुना नहीं है उन्होंने, वो समझते हैं शहर की बीमारी है। और किसी हद तक ये बात है भी ठीक कि जनरली आप कह लें जो जहाँ शहरों में इंटरेक्शन ज़्यादा फैलाव है, ज्यादा है। शहरों में फैलाव ज़्यादा है, और पूरी दुनिया में यही है, शहरों में फैलाव ज़्यादा है। सो जिन मुल्कों में उनकी 80-90% आबादी शहरों में है, वो सारी की सारी आबादी एक्सपोज्ड है। जिन मुल्कों में ख़वातीन भी उतनी ही एक्सपोज्ड हैं, उतनी ही इकनॉमिकली एक्टिव हैं, वहाँ की आबादी को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। सो हमारे मुल्क में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अराउंड 50% 55% लोग देहातों में रहते हैं। फिर ये कि ख़वातीन इकनॉमिकली उतनी एक्टिव नहीं है, उनका इंटरेक्शन कम है। फिर इस मुल्क में बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चे जो ज़्यादा हैं, स्कूल बंद है, उनका इंटरेक्शन कम है। इकनॉमिकली अगर एक्टिव लोग देखें तो ये कोई 5-6 करोड़ लोग हैं। मतलब ओवरऑल अगर डिपेंडेंसी रेशो देखें तो डिपेंडेंसी रेशो भी इस मुल्क में 34% है, कि 34% लोग इकनॉमिकली काम कर रहे हैं, 66% जो है बच्चे हों या बूढ़े हों या ख़वातीन हों, वो काम नहीं कर रहे, इकनॉमिकली एक्टिव नहीं है। लेकिन सर लग तो सब सबको सबको जाएगा ना ये, इसमें तो ऐसी कोई तफरीक नहीं नहीं, है वो नहीं है, वैक्सीनेशन पे वो कि नहीं, जेंडर वो की नहीं है। बुनियाद वो तो पर या जितने भी एज हम की कह रहे हैं कि ब्रैकेट में। 5 करोड़ हमारा टारगेट है कि हमारे पास हार्डली वो मिन्नत तरला करके हम सही इश्तार सही दे के हाँ। लोगों को मोटिवेट करके तो 5 करोड़ को लगा सकेंगे, ठीक है। इतने आने नहीं हैं। आप जस्ट देख रही हैं ना कि अभी आप कह लें कि थोड़े लोगों को लगा है तो प्रेशर कम होना शुरू हो गया, उतना जी प्रेशर नहीं है। जी ये जी आपने जी। कहीं सुना हो, राइट हुआ हो, किसी ने कोई परेशानी का इजहार किया हो, लोग लाइनें लगी हो, ऐसी चीज़ नहीं है कहीं भी। सो इसका मतलब है कि जो मैच कर रही है स्पीड हमारी, जो रिक्वायरमेंट है, ये जितनी जितनी अवेयरनेस है, जितने जितने लोग आते हैं, उस हिसाब से हमारी जो स्पीड है वो मैच कर रही है। ठीक है ठीक है। यानी लिहाजा कि लिहाजा परेशानी वाली बात नहीं है कोई। परेशानी वाली बात नहीं है और सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में है, हत्ता ये कि दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें अभी तक जो हमारे पास अगर इंडस्ट्री को हम ना, इंडस्ट्री की जो हाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एलोकेशन जो है। ऑक्सीजन एलोकेशन और इंडस्ट्री की अगर ना करें तो 7,500 लोगों को हम कैटर कर सकते हैं। आई सी। अच्छा, अगर इंडस्ट्रियल जो आप कह लें कि कोटा है 2,000 का, वो अगर कर लेंगे तो हम 9,500 9,500 मरीज़ को हम ऑक्सीजन पे रख सकते हैं। ये आप कह लें यहाँ तक हम जा सकते हैं। उससे ज़्यादा फिर आगे परेशानी होगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं हम पड़ेगी। ईरान से आप कह लें कि ईरान से भी आप कह लें कि कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा फिर ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी बनती है तो ईरान में 3 दिन में 4 दिन में यहाँ पहुँच ईरान जाएगी। के तो सर अपने भी केसेस बहुत ज्यादा हैं लेकिन नहीं, वो यकीनन उनके वो। पास है ऑक्सीजन की सप्लाई, उनके पास सक्सेस है। अच्छा। मतलब रब्ता वहीं करेंगे ना, ऐसे तो नहीं, मतलब अफगानिस्तान क्यों नहीं रब्ता कर रहे हैं हाँ हम, हाँ। ठीक है, तो इंडिया में रब्ता क्यों नहीं कर रहे, ईरान में इसलिए कर रहे हैं कि ईरान के पास ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस है। अच्छा। सो उनके साथ हमारी बात तय है कि अगर कोई 9,500 से केस बढ़ते हैं खुदा न खास्ता, तो फिर हम पहले पहले तो हो गया 7,500 तक तो हम सेफ़ हैं, अभी सेफ है ठीक है। 4,500 पे हैं, ठीक है, तो 7,500 तक सेफ़ हैं। आगे फिर अगर इंडस्ट्रियल सप्लाई बंद करें तो फिर 9,500 तक सेफ़ हैं हम। ठीक है ठीक है। 9,500 के बाद फिर ईरान वो है। लेकिन आप वही कह अच्छा, रहे हैं कि ये तमाम बैकअप प्लान्स हैं बैकअप फिलहाल। है। फिर हाँ। उसके बाद ये है कि अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि ये जो मेन सप्लायर है क्या नाम है इसका ऑक्सीजन का, ये गनी गैसेस वाले, ये गनी ग्लास वाले जो हैं, वो गनी गैस, इंडस्ट्री से जो। अच्छा, इंडस्ट्री से, हाँ हाँ तो वो राइट। हम ठीक है। इस वक्त को प्लांट अवेलेबल हैं तो वो ट्राई कर रहे हैं कि आ जाएं और 2 महीने में हम इंस्टॉल भी कर लें। आई सी सो ठीक है। दूसरी तीसरी चौथी अरेंजमेंट ये है जी। ठीक है राइट। यानी कि वो चीमा साहब ने बताया है कि इस वक्त के लिए तो है इतना काफ़ी स्टॉक, और फिर उसके बाद इसके अलावा भी अगर इन केस हमारे पास खुदा न ख्वास्ता केसेस बढ़ते हैं तो किस तरह से अरेंजमेंट्स का हुकूमत के जहन में प्लान है। ताज साहब आप फरमाइएगा, सिंध हुकूमत इस हवाले से अपने हिकमत अमली क्या समझते हैं कि क्या होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो वेव आई थी उसमें आप लोग बहुत प्रोपोनेंट थे
मुकम्मल लॉकडाउन के। अब आप क्या समझते हैं इस दफा भी, क्या आपको लगता है मुकम्मल लॉकडाउन? क्योंकि सूबों की हद तक तो जाहिर है आप तमाम इस हवाले से, ये आपका अपना स्वाबदीद है कि आप अपने केसेस के हवाले से खुद डिसाइड करें। अलबत्ता ये बात जरूर है कि कराची में हालात निस्बतन बेहतर हैं, सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन है पाकिस्तान का, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि एसओपीज पर गालिबन ये कि बेहतर अमल दरामद हुआ है, तो सिचुएशन वहां काफी बेहतर है। देखिए, अब बहुत से मुल्क हैं कि जिन्होंने बड़े मौसर तरीके पे इस वबा का मुकाबला किया है, और न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है और चाइना है जहाँ ये फैला था, वियतनाम है जहाँ पे इस वबा का जो है वो मुकाबला किया गया है। तो अब हम जो हैं, हमारे यहाँ ये वबा देर में आई है, और इस तरीके से हमें एक वक्त का एक एडवांटेज है कि हम देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा तरीका कामयाब हुआ और कहाँ कौन सा तरीका नाकाम हुआ और कहाँ पे मसाइल पैदा हुए। मैं समझता हूँ कि पहला जो तरीका है वो ये है कि ये हमारे मुल्क से वबा नहीं निकली थी, ये बाहर से आई थी। तो जो एंट्री पॉइंट्स थे उनको क्वारंटीन किया जाता और उसको संभाला जाता, तो ये वबा जो थी वो आती नहीं, और अगर कोई आ गया था तो उसको फिर लोकली उसको देखा जाता। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि ये वबा फैल चुकी है, जगह जगह पहुंच चुकी है और नए वेरिएंट आ रहे हैं। इस वक्त एंट्री पॉइंट्स पे इन नए वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई यस करने यस, ये और बड़ा वहाँ वैलिड पे पॉइंट है। एक भारत में भी हिफाजती बल्कि अब एक तदबीर वेरिएंट है। इख्तियार इख्तियार करने की ज़रूरत है कि ये नया वेरिएंट जो है ये ना। दूसरी चीज़ ये है कि वैक्सीनेशन, इंडिया में भी जिन रियासतों में ख़ासतौर से केरला के अंदर वैक्सीनेशन बहुत हुई है, तो वहाँ पे जो है हालात ये बेहतर, इसका यस। स्प्रेड बहुत कम है। लेकिन बात तरजीहात की है कि आपकी तरजीहात, हम एक तबकाती माशरे में रहते हैं, आपकी तरजीहात जो है वो कच्ची आबादियों में गरीबों की जान बचानी है, या तरजीहात ये है कि हर वबा जैसे एक नेमत साबित होती है अशराफिया के लिए कि उसमें, अब यहाँ कराची के अंदर भी जो इलाज हुआ वो 1.5 लाख रुपए पर डे वो बड़े बड़े जी हॉस्पिटल्स ले जी, रहे थे, और दुरुस्त लोगों बात ने है। बहुत इसके अंदर पैसा बनाया। हम्म। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये करने की हैं। हमने बदकिस्मती से वो पूरे इंतजाम नहीं किए जो हमें करना चाहिए था, और ख़ास तौर से जो एक कोताही हुई है वो वैक्सीनेशन के उसूल में हुई है कि सूबों को भी 2 महीने के बाद इजाज़त दी गई, और इजाज़त के बाद भी शायद सिर्फ सूबा सिंध अकेला सूबा है जो अपने वसाइल मुख्तस करके ख़रीद रहा है वैक्सीन। अच्छा, उसको भी अब 2 हफ्ते बाद डिलीवरी जो है वो शुरू होगी। वो इसलिए कि वैक्सीन जो है वो पहले से ही बुक हो चुकी है और उसके अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कि भाई जितने भी वसाइल हैं हमारे पास, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तस किए जा सकते हैं गरीब अच्छा लोगों की ताज साहब, जान आप बचाने जैसे के लिए, फरमा रहे हैं, आपने कहा वो वैक्सीन के हुसूल में जो है वो देर हुई है। बिल्कुल, मैं चीमा साहब से अगर वक्त ने इजाजत दी इसी सवाल के तहत मैं उनकी तरफ भी ये सवाल आपका ले जाऊंगी। इतना और फरमा दें कि ये जो फौजी अब दस्तों की तैनाती है या डिप्लॉयमेंट है, इससे कोई एसओपीज के निफाज पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये वैसे तो नहीं आपको पता है पुलिस है, रेंजर्स हैं, दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इस काम पर लगे हुए थे। नहीं, मुझे खतरा है कि ये फौज में फैल जाएगा कोरोना, क्योंकि अच्छा। फौज का काम नहीं है ये। हाँ। और अगर उन्हें आप अपने काम से हटा के गलियों में बाजारों में लगाएंगे तो शायद वो भी कोरोना से मुतासर हो जाएं। जो फौज कर सकती है वो दूसरे भी कर सकते हैं। बड़ी चीज़ ये कि मोबिलाइज किया जाए, वॉलंटियर्स हों, दूसरे लोग हों। अब मैंने देखा है कराची में जो बहुत से मॉल्स हैं उसमें आप दाखिल नहीं हो सकते कि जब तक कि आपके पास मास्क ना हो। जी तो जी। इदारों के अंदर ये क्यों नहीं किया जा सकता? वैक्सीनेशन की मुहिम क्यों नहीं चलाई जा सकती? कल हमारे एक वजीर जो थे वो कह रहे थे कि सब लोग आ नहीं रहे। ताज भाई हम क्या करें, लोग आ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं आ रहे तो तुम जाओ। हम्म। मतलब ये तो एक्सक्यूज नहीं है कि लोग नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, हमारे हाँ मुल्क ठीक में है, लोगों के लोगों ऊपर की जिम्मेदारी भी आप मुकम्मल तौर पे आयद नहीं कर सेहत की सकते। तरफ हमारा रवैया जो है वो बहुत ही, यानी हर एक अपनी बीमारी की बात करता है, ये बात नहीं करता कि मैं
कौन सी वर्जिश कर रहा हूँ या कहाँ खेलता हूँ। हमारे हजारों लोग रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं, किसी को परवाह भी नहीं होती। सही, राइट। तो मौत जिंदगी की तरफ, सेहत की तरफ हमारे रवैये जो हैं वो इंतहाई मनफी हैं। जी, यानी जी। हम बीमार होने में फख्र महसूस करते हैं। हाँ। कहते हैं यार जरा देखो, मेरा हर जहाँ बैठे हैं आप, वो अपनी शुगर की बात कर रहा होता है। मेरी शुगर इतनी है, फलाना, ये मुझे ठीक ये है। जी, बीमारी है, दुरुस्त फला बात है। डॉक्टर ने कह ये दिया। सर अरे मजमूई क्या, रवैये पे भी आप ये रवैये हैं। हाँ, अब दुरुस्त बात इन है, ये तो है, रवैयों इससे के कोई होते इनकार हुए नहीं। आपको क्या करना चाहिए? ठीक है। बैठ के शिकायत करते रहें? नहीं, आप पहुंचे, मैंने पहुंचे मिनिस्टर वहां को पे, कहा ठीक कि है। देखो, दो आई बड़े वांट अहम टू सी पॉइंटर्स जो गोइंग टू द पीपल। और सेनेटर गली ताज हैदर गली ने आप उठाए हैं जाएं कि और कहें कि वैक्सीनेशन के हवाले वैक्सीनेशन से उसके कराना। हुसूल में अगर कोई ताखीर, और फिर दूसरी बात यह कि अवाम पर भी आपके सख्त तक जो जिम्मेदारी है इसकी आयद करेंगे। प्राइमरीली जावेद साहब, इसका पहले जवाब आप फरमा दें कि अवाम तो फौजी, आप दूसरे इंपोर्ट कर लें, ये अवाम नहीं चलेंगे। ठीक है, ठीक है, फौजी सर, ये जावेद अवाम साहब की भी चलेंगे बात सुन नहीं, लेते हैं, वो दूसरे उनका इंपोर्ट। क्या ख्याल है इस बारे में। जावेद साहब, आप बड़ा अच्छा। फरमाइएगा। देखिए, मेरा ख्याल फौजी दस्तों के हवाले से पहले बता दें। फौज हाँ। को लाने का एक बुनियादी जो मुहर्रिक है वो ये है कि जो पुलिस और बाकी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, उनका जो अंदाज़ है काम करने का वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो फ़ौज की प्रेजेंस से कम अज़ कम वो ज़्यादा एक्टिवली काम करेंगे और जो SOPs हैं उनके ऊपर अमल दरामद करा सकेंगे। ये एक इसके पीछे मुहर्रक ये है, एक मोटिवेशन ये है, ये फ़ैसला इसलिए किया गया है। मैं समझता हूँ कि इसके अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं। ताज साहब कहते हैं कि इससे वो कोरोना फौज में फैल जाए, ये फैल खदशा सकता है। है, बट आई थिंक जो मिलिट्री के जो लोग वहाँ डिप्लॉयड है इस काम के लिए, बड़े शहरों में तकरीबन 15 अजला में उनको डिप्लॉय किया गया है, वो वेल प्रोटेक्टेड भी हैं। उन्होंने मास्क पहने हुए एंड आई थिंक अदर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो उनको बड़ा रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, और इतनी ज़्यादा उनकी प्रोटेक्शन है कि वो इससे ज़्यादा मुतासर नहीं होंगे। एक तो ये फ़ौज के हवाले से जो आपने बात की है। दूसरी है वैक्सीनेशन। मैं समझता हूँ कि पहली दो जो लहरें थी या वेव्स थी कोरोना की, उसमें पाकिस्तान बड़ी हद तक सेफ रहा है। जी, उस तरह का पैनिक नहीं फैला, उस तरह तेज़ी से स्प्रेड नहीं हुई जिस तरह दुनिया के बाकी मुल्कों में। ख़ास तौर पर अब जो इंडिया में हम देख रहे हैं सूरत हाल, कितनी खौफनाक सूरत हाल है। सारी दुनिया जो परेशान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक बड़े ही अफसोस और अलार्म का इजहार किया कि इंडिया में ये क्या हो रहा है। हालांकि इंडिया जो है वो वैक्सीनेशन प्रोड्यूस करने वाले जी, मुल्कों में बिल्कुल, सरे फहरिस्त है, बिल्कुल सबसे बड़े और मैन्युफैक्चरर। उन्होंने सबसे बड़े पहले अपने कहा कि हम दुनिया को नहीं ये सप्लाई करेंगे, पहले अपने लोगों को ट्रीट करेंगे। एक प्लीज। इसके बावजूद ये नहीं हो पाया। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इज़ लकी इन दैट सेंस कि उस तरह का खौफनाक जो बहरान है या नहीं आया, लेकिन हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स के ज़रिए इसको कंट्रोल करना है। इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, और इसमें ख़ास तौर पर जो रूरल पॉपुलेशन है, सेमी अर्बन पॉपुलेशन, उसको अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं हमारे, ख़ास तौर पर आपने देखा कि इंडिया में जो एक सिंगल फैक्टर है जिसने इस स्प्रेड को बिल्कुल, तेज़ किया बिल्कुल, है, कुंभ मेला जो। वो मेला था। वो एक रिलीजियस मेला था जिसमें लाखों लोग जो हैं वो दरियाए गंगा में कूद पड़े, जी, और जी, जी। उससे ये सारी सूरत हाल जो है बनी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे रिलीजियस लीडर्स जो है, गवर्नमेंट उनके साथ इन कांटेक्ट है, उनको ये रोल प्ले करना चाहिए मसाजिद के अंदर। बाकी जो इज्तिमाई हमारी जहाँ में रिलीजियस गैदरिंग्स है उनमें हमें बहुत, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, एक्स्ट्रा अच्छा केयरफुल। सर, मुख्तसर एक जुमला इस पे भी फरमा दें कि ये जो अवाम के उसके रिएक्शन के हवाले से बात हो रही है, जैसे चीमा साहब ने कहा कि वहाँ से भी एक एनर्जिया आता है, लेकिन ताज साहब का ये ख्याल है कि आप मुकम्मल उस पर जिम्मेदारी आयद नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है लोगों ने इसको बड़ा लाइटली लिया है। जो पिछली दो वेव्स थी उनमें तो मुझे पता है कि लोग कहते थे, ख़ासतौर पर रूरल एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में, कि ये कोई बीमारी ही नहीं है। जी, जी। इसको बड़ा लाइटली लिया गया है। और जब लोगों ने लोगों को मरते देखा, अपने अजीज़ों को कोरोना वायरस से मरते देखा, उनकी लाशें उन्होंने मौसूल की और हॉस्पिटल्स में सूरत हाल को बिगड़ते देखा, तो तब उनको यकीन तब हुआ कुछ यकीन कि ये आया है। बहुत हाँ। सीरियस बीमारी है। सो आई थिंक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, उनको रिलीजियस लीडर और पॉलिटिकल लीडर्स आल्सो जो अपने हलकों में जाते हैं, हल्कों में बिल्कुल, उनको अपने बिल्कुल अपना रोल प्ले करना चाहिए। अपने और हल्कों की आवाम को और अवेयर ख़ास तौर करें, पर बिल्कुल। गैदरिंग्स जो है, ये जो PDM वाले इतनी बड़ी गैदरिंग्स करते रहे हैं, इससे भी ये स्प्रेड होता है। इस तरह के और जो आई सी। पॉलिटिकल जो
कॉन्ग्रीगेशंस हैं, पॉलिटिकल जो गैदरिंग्स हैं, ठीक है। रैलीज हैं, उनसे ये फैलता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। राइट नाजरीन, टॉपिक स्विच करते हैं और मेरी कोशिश होगी कि एक आध पॉइंटर्स थे वो इसी अगले टॉपिक में उसी मौजू के साथ भी हम लोग उस पर ब्रीफली बिल्कुल टच अप ऑन करें। लेकिन अब बात कर लेते हैं पीडीएम और अपोजिशन के इस अलायंस की। क्या उसमें कोई अब नई इस तरह की उम्मीद की किरण समझी जाए अपोजिशन की तरफ से कि उसका कोई रिवाइवल मुमकिन हो पाएगा? सवाल पहले देखें फिर बात करते हैं। जी नाजरीन, अब कोशिशें नजर आ रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि सरबराह हैं पीडीएम के, उन्होंने कल इजलास तलब किया और उन्होंने पीपल्स पार्टी और एएनपी जो मुस्ताफी जमातें हैं उनके बगैर इस इजलास को मदू किया और उन्होंने एक तरह से एक अल्टीमेटम दिया या एक तरह से इसको वार्निंग कह लें। ये कहा गया कि जो दो जमातें हैं पीपल्स पार्टी और एएनपी वो अपनी गलती तस्लीम करें और गलती तस्लीम करने के बाद जो है वो दोबारा रिकंसिडर करें अपने इस फैसले को, दोबारा सोचें इस फैसले पे जो कि उन्होंने रिजाइन किया है पीडीएम अलायंस से। ऐसे में नाजरीन, जरदारी साहब के जो क्लोज एड हैं उनकी भी मुलाकातों की खबरें या जो ऐसी बातें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। ये कल से खबर एक आम है कि मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करवाई गई है जरदारी साहब के बहुत क्लोज एड की, और ये इस मुलाकात में कुछ कोशिश ये ज़रूर हुई है कि उनको परस्यू किया जाए। लेकिन मौलाना साहब और नून लीग ये दोनों खासे नाला हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सेनेट की अपोजिशन लीडर के हवाले से और पूरे उस एपिसोड को लेकर। जरदारी साहब बहरहाल ये पैगाम लेकर रिपोर्टेडली पहुंचे थे मौलाना साहब के पास अपने एड के थ्रू कि वो अपोजिशन लीडर के तौर पर जनाब यूसुफ रजा गिलानी को एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें। क्या ये चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्योंकि जमातें अपने अपने लेवल पर लेकिन अपने स्टैंड पर कायम होकर कोशिश कर रहे हैं। सेनेटर ताज हैदर साहब, टू यू फर्स्ट, बताइएगा ये तो पहले जो खबर है इसमें इसको आप क्या इसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे? जो हमने कल से सुनी है, ये गर्दिश कर रही है ये खबर कि जरदारी साहब के क्लोज एड कयूम सुमरो साहब उन्होंने राब्ता किया है मौलाना फजल रहमान साहब से और वो उनसे मिले हैं और ये कहा गया है कि सेनेट लीडर एक्सेप्ट करें यूसुफ रजा गिलानी को और आगे बढ़े। देखिए, मेरे इल्म में कोई बात नहीं है इस किस्म की, और मैं जिस खतरे का इजहार करता रहा हूँ अपने अंदर के सर्कल्स में वो यही है कि कहीं फिर से ये ना मिल जाए। ये उससे शायद ज़्यादा नुकसान हो। बहरहाल एक मेरी ज़ाती राय है, पार्टी जो है वो हमेशा हमने ही ये एपीसी बुला के पीडीएम बनाई थी, लेकिन अब एक चीज़ ख़त्म हो गई और मेरे ख्याल से अब हमें आज़ादी के साथ, ज़्यादा ऑप्शंस के साथ जो मुख्तलिफ हम स्टेप्स ले सकते हैं उन पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, और वो भी लकुम दीनकुम वलियद्दीन, वो भी आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाह, कोई पाबंदी तो है नहीं इस पे। जो सेनेट के, क्योंकि मैं खुद वोटर था और सिलेक्शन में मौजूद था जी, नहीं, पहले तो जो वोट हुआ क्योंकि उससे भी कनेक्शन है, और उसके बाद ये कि सबने दस्तखत किए तो हमने 30 दस्तखत जो थे वो वहाँ पहुँचाए लीडर ऑफ अपोजिशन के जी, हिमायत के अंदर। अब वो कहते हैं कि शायद इसमें 3 ऐसे थे कि जो पहले जो इलेक्शन हुआ था चेयरमैन का, हाँ, उसमें उन्होंने वोट हमें नहीं दिया था। चलिए, अगर क्योंकि वो तो खुफिया थी ना, तो मुझे पता नहीं कि किसने किसको वोट दिया, लेकिन अगर वो कहते भी हैं, उन्हें कहीं से इत्तला मिली होगी या वो देख रहे होंगे कि उन्होंने दिए थे उधर, तो अब उन्होंने उस मसले को ठीक कर लिया। झगड़ा तो इसी बात का था कि वो जो मेंबरान हैं वो उनको मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं थे उनके साथ जाएं या मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी के साथ जाएं। वो मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी के साथ चले गए, तो उसमें यानी उन्होंने मेरी अपोजिशन समझ में लीडर नहीं के लिए आता तो कि इतने इंतखाब ना नाराज किया होने यूसुफ की रजा क्या बात गिलानी साहब का, लेकिन अपोजिशन लीडर के लिए कर दिया। सॉरी, चेयरमैन के लिए उन्होंने इंतखाब नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपोजिशन लीडर के लिए यूसुफ रजा गिलानी सेम इंडिविजुअल को उन्होंने वोट कर दिया। सर ये बताएं, उन्होंने ये वोट कर दिया, तो ऐसी क्या तो परेशानी आप की कह रहे हैं बात है दैट और क्या स्टैंड्स एतराज है? करेक्टेड, ठीक है। लेकिन ताज साहब, मौलाना फजल रहमान ने कल ये भी कहा है कि आप अपनी गलती, ये जो दो जमातें हैं जो मुस्ताफी हुए हैं एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, गलती तस्लीम करें और दोबारा रिकंसिडर करें जो आपने इस्तीफा दिया है पीडीएम से। मैं गलती को तस्लीम करता हूँ कि हम क्यों उनके साथ गए, ये बहुत बड़ी गलती थी जाती तौर पे। ठीक है, और तो इसलिए नो चांस के
देखिए, इस्तीफे जिनके जी। पास, मैं बिल्कुल एक चीज समझता हूँ, और मैं अयूब के खिलाफ जब तहरीक चल रही थी, हम्म। तो मैं पार्टी का कारकुन था। हम्म। उस वक्त भी एक डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी मोहतरम नवाबजादा नसरुल्लाह साहब मरहूम की सरबराही में बनी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को वो साथ लेना चाहते थे, और उनको ओहदे की भी पेशकश हो रही थी कि आप हमारे साथ आएं अयूब के खिलाफ तहरीक में। भुट्टो नहीं गए। अच्छा, मैंने उस वक्त उनसे पूछा कि जनाब अली, आखिर हम क्यों नहीं जा रहे इनके साथ, जी। जी। इत्तेहाद क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने बड़े आराम से मुझे कहा, जो जुमला मुझे याद है, कि ताज, व्हाट डू वी हैव गॉट टू डू विद पीपल हु हैव नो प्रोग्राम फॉर द पुअर ऑफ पाकिस्तान। हम्म। कि मुल्क के गरीबों के लिए जिनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, हम क्यों उनके साथ जाएं? तो सर आपको तो लगता है कि इनके पास भी, ये जो पीडीएम की बकिया जमातें हैं, इनके पास गरीबों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है? क्योंकि आप समेत ये जब पूरे इस अलायंस का आप लोग हिस्सा थे, वो कहते तो यही थे कि हम आवाम के लिए निकले हैं। हाँ, कहते थे, लेकिन क्या, किस तरीके से करेंगे? महंगाई है, महंगाई किस तरीके से कंट्रोल हो? हम्म। आप क्या स्टेप देखिए, कोई हर प्लान तहरीक नहीं है। में कोई डिमांड्स होती हैं कि सही है। किसानों की तो फिर ये तो सर ये तो डिमांड्स हैं, बात सही साबित होगी, हमारे जो मजदूरों हुकूमत की कहते ये थे कि कोई डिमांड है, प्लान नहीं है और ये जाती महंगाई के लिए हमें इश्यूज पे ये निकले थे करना है। सारे। तो वो डिमांड, वो चीजें तो सामने आई नहीं। हम्म। इस्तीफे दे दें। निकले थे हम इमरान साहब का इस्तीफा लेने, ठीक उन्होंने है। हमसे कहा कि आप इस्तीफे दो, सही है। और इस्तीफे देने के बाद अगले दिन क्या होगा ये हम आपको बाद में बाद बताएंगे। में बताएंगे। सही है। तो अब ये चीज जो है ना, इससे जाहिर है, मेरे ख्याल से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ठीक है। सर वही बात है, आप अपने पार्टी के फाउंडर को बाकायदा कोट करके आपने बहुत बड़ी मिसाल दी है, लेकिन ये बात है कि आप नजरियाती माशाल्लाह अपनी पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, लेकिन आपकी ही जमात से बहुत लोग इसको, बहुत आपको पता है, स्ट्रांगली इसका फेवर करते थे और बताते थे कि क्या मुमासलत है आप में और नून लीग में, और आप लोग क्यों इकट्ठे हैं वगैरह वगैरह। तो खैर सर, जी इस हाँ, टाइम। एक कॉमन एरिया जरूर है, हाँ। और वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत ना हो। ये एक बहुत बड़ा कॉमन एरिया है। सही सही। और अगर वो भी इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के बगैर एक फ्री और फेयर इलेक्शन में हम्म। मुकाबला किया जाए, तो बड़ी अच्छी बात है, और इस पे हमारी कोशिश यही है कि सबको साथ लाएं। देखिए, ये जो है, आगे बढ़ने वाली जो भी तहरीक होती है वो इंक्लूसिव होती है, आई कि सी। जो आज राइट हमारे राइट। साथ नहीं है उनको साथ लाया जाए। हम्म। और 50 साल की जो हमारी जद्दोजहद है, उसके अंदर हम अपनी पार्टी के उसूलों पे दूसरों को मुत्तफिक करते रहे हैं। यानी बहुत सी पार्टियां जो बनी इसलिए थी कि जमहूरियत की मुखालफत करें, आज जमहूरियत के लिए खड़ी सही हैं। सरताज साहब, मुझे अलाउ कीजिएगा, मजहबी, बिल्कुल आप जैसे फरमा रहे हैं, आपका ये ख्याल है कि ये इंक्लूसिव नहीं थी बेसिकली। मैं आगे बढ़ती हूँ ताकि बाकियों के भी इस पे व्यूज आ जाएं हमारे पास, फिर हम मजीद इस पे कलेक्टिवली बात कर लें। जमशेद इकबाल चीमा साहब, अब अगर ये कोई इस तरह की कोशिश हो रही है, अब गवर्नमेंट इसको किस एंगल से, या जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस एंगल से देख रहे हैं? आपको लगता है कि कोई दोबारा इसमें रिवाइवल की गुंजाइश है? एटलीस्ट सेनेटर ताज हैदर की बात से हम ये बिल्कुल अंदाजा ऐसा नहीं लगा सकते। तो आप क्या कोई कोशिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंस्ट्रक्टिवली अपने साथ एंगेज करने की? देखिए, पहली बात तो ये कि ये इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे, इसका मेरे ख्याल कोई इम्कान नहीं है। मेरा कुछ दो वाकफ़कार लोग ऐसे थे नून लीग में, तो जिस दिन ये इत्तेहाद टूटा है या आप कह लें कि सेपरेशन हो गई, तो उस दिन मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है। वो कहने लगे सर यही होना था। मैंने कहा क्यों जी? कहने लगे बेसिकली हम उनके साथ गेम कर रहे थे। हम उन नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ गेम कर रहे हाँ, थे? नून लीग, मैं पार्लियामेंटेरियन की बात कर रहा हूँ ना, मैं ठीक आम है। लोग वर्कर की बात नहीं कर रहा, मैं हाँ। पार्लियामेंटेरियन की बात कर रहा हूँ। कि पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि सर हम उनके साथ गेम कर रहे थे। मैंने कहा जी क्या गेम? पता तो मुझे भी था। तो मैंने कहा चलो अगर ये बता रहे हैं तो मैंने कहा मुँह से सुनूं। मैंने कहा क्या गेम कर रहे थे? कह रहे हैं उनका ख्याल था कि हम उन्हें कुछ सीट एडजस्टमेंट करेंगे उनके साथ पंजाब में। तो उन्हें कुछ 4-5 सीटों का, जो उनके स्टारवाट हैं पंजाब के लीडर, आप कह लें कि जैसे कायरा साहब हैं, या आप कह लें राजा परवेज़ अशरफ है, कुछ तरह के लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये उनके लिए गेंद था। तो वो समझते थे कि हमें ये देंगे, लेकिन हमारा ये बिल्कुल मूड नहीं था, हमने उनको देना कुछ नहीं था। जिसकी बुनियाद पे वो कह अच्छा रहे थे कि वो नो कॉन्फिडेंस लाएं पंजाब में। अच्छा, तो वो आप कह लें कि उन्होंने कहा जी हम उनको देना कुछ नहीं चाहते थे। अच्छा, मैंने कहा यार ये पहली बात कि आपके इत्तेहाद की पहली ईंट ही टेढ़ी है कि अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हम अपोजिशन में, तो गलत कह रहे हैं। दे आर ए गवर्नमेंट, दे आर नॉट ओनली अपोजिशन, ठीक है।
तो दूसरी बात ये है कि उनके पास जो उनकी पोजीशन है वो अगर बहुत लकी हुए तो अगली बार सिंध का इलेक्शन जीत जाएंगे, सही, इफ दे आर वेरी लकी। और अगर उससे भी ज़्यादा लकी हुए तो हो सकता है कि पंजाब में उनको 5-6 सीटों के कैंडिडेट मिल जाए। अदरवाइज उनको पंजाब 5-6 सीटों के कैंडिडेट भी मिलते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे पीपल्स पार्टी को। जिस सूबे में, और सेम एज विद के पी के, बलूचिस्तान का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं क्योंकि मेरा आना जाना काम है ज़रा, लेकिन मेरा पंजाब बलूचिस्तान में भी प्लस माइनस यही सिचुएशन है। अच्छा, अब अगर उनको यू कैन से कि 3/4 ऑफ पाकिस्तान वहाँ उनको कैंडिडेट नहीं मिलने, तो इट मीन्स कि दे आर नॉट कैंडिडेट फॉर फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, वो हो सकता है कि वो ये सोच सकते हैं, जैसे पहले उनकी कैलकुलेशन थी कि जी वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई और मुस्लिम लीग नून जो है आपस में वोट बांटेंगे, हमारा वोट पक्का है। 2013 के इलेक्शन में उनके पास यही था ना राजे का कि हमारा वोट पक्का है, हम जीत जाएंगे, ये दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे का वोट काटेंगे वगैरह वगैरह। सो इस तरह की कोई कि जी वो एक हंग सी पार्लियामेंट बने, उसमें पीपल्स पार्टी के पास एक डिसाइडिंग वोट हो, तो वो कहें जी हमारे बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाए। इस तरह की थिंकिंग उनके जहन में हो तो हो, अदरवाइज़ ये नहीं है उनके थिंकिंग कि जनाब उन्हें पंजाब से कुछ मिल जाएगा, उन्हें केपी या बलूचिस्तान से कुछ मिल जाएगा। तो उनका गेन यही था, इसमें से हो सकता था कि आप सिर्फ पंजाब की एक्सटेंट तक इकट्ठे बैठने से जो उनके स्टाल वाट है 5-6-7 लीडर, उनको कोई ना कोई सीट मुस्लिम लीग नून दे दे, और वो कोई एक सीट भी देने को तैयार नहीं थे इनको। अब जो हुकूमत उनके पास इस वक्त है वो हुकूमत छोड़ दें, और आइंदा अगर बड़े लकी हुए तो 3 साल बाद वो दोबारा वही हुकूमत ले लेंगे, सिंध हुकूमत। तो क्यों लें भाई? वो कोई मतलब पॉलिटिशियन है, वो कोई बच्चे तो नहीं है, वो कोई मतलब आप कह लें कोई किसान खेतों में हल चलाते हुए किसान तो नहीं है, या कहीं मतलब ईंटें उठा के मजदूर तो नहीं फिर रहे, वो तो सियासतदान है और बड़े पुराने तजर्बाकार सियासतदान है। लिहाजा उनके मुझे तो सच्ची बात है मरीम नवाज़ की और उसकी पार्टी के लोगों की बेवकूफ़ी पे हैरानगी होती है कि आप लोगों को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं। और फिर ये कि आपको इस बात का बिल्कुल अदराक नहीं है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बढ़ के मार रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्तीफे दे देंगे। भाई वो हुकूमत में है, वो हुकूमत है, सूबे की हुकूमत, इट मीन समथिंग, इट मीन्स समथिंग वेरी बिग, ठीक है। और वो उनका इस वक्त जो पुराना अरूज था वो था, लेकिन अब उनके लिए पीक है। ये उनकी पीपल्स पार्टी की सियासत की अब महराज है कि वो सिंध को बचा जाएं, सिंध में रह जाएं, वो मेंटेन कर जाएं। तो उससे आप बिला वजह आपकी अगर इस्तीफे देते तो फिर तो वो दूर दूर तक मरियम नवाज के चादर चढ़ाने से, मरियम नवाज के जरदारी साहब को अबू कहने के, बाप जैसा कहने से, बिलावल को छोटा भाई कहने से, वो अगर उन्होंने जिसे कहते हैं पैम्पर हो जाना है, तो फिर मरियम नवाज को अपनी अकल का इलाज करवाना चाहिए। फिर मरियम नवाज को मैं समझता हूँ इन्हें मुस्लिम लीग नून को चाहिए किसी साइकोलॉजिस्ट के, साइकाट्रिस्ट के पास भेजें कि यार इसको ठीक कराएं, ये मतलब आप ये इनका पुर्जा फाल्टी है, ये तो इनका पुर्जा फाल्टी है। ताज हैदर साहब ने सर पकड़ लिया है। ताज हैदर साहब आप गालिबन कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ठीक है, पहले जावेद साहब का व्यू आ जाए। मैं ताज साहब से क्विकली मांगती हूँ उनका क्या डिस्क्लेमर है इस पूरी बात में। जावेद साहब, किसने किसके साथ गेम की है, और ये जो एक बहुत एक जैसे कहते हैं नंबर न्यूमेरिकली भी इस बात को उन्होंने जस्टिफाई किया है चीमा साहब ने, आप इस नंबर गेम को कितना आप साइड करते हैं? देखिए, मेरा ख्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक स्टूडेंट होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि ये पहला इत्तेहाद था जिसमें सारी पार्टियाँ जो है उनके दरमियान कोई नज़रियाती बाइंडिंग फोर्स नहीं थी, कॉमन कोई चीज़ नहीं थी। और जब अयूब खान के ख़िलाफ़ अभी उन्होंने बात की, इत्तेहाद था, तो अयूब खान ने जो सिस्टम दिया था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और इनडायरेक्ट एक डेमोक्रेटिक निज़ाम दिया था बीडी का, और फिर वो 1 यूनिट और 1 मैन 1 वोट की बेस के ऊपर डेमोक्रेसी को रेस्टोर कराना, ये सब का एक ऑब्जेक्टिव था ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का। दैट इज़ वाई वो बड़ी इफ़ेक्टिव मूवमेंट थी। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो 77 का PNA का 9 पार्टी का जो इत्तेहाद था, 9 पार्टी अलायंस, वो भी एक पर्पज़ था कि भुट्टो साहब को हटाना है। और इसके अलावा ये कि उनका ख्याल था कि इलेक्शन रिग हुए और इलेक्शन की रिगिंग ख़त्म करानी है और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाने हैं मुल्क में, ये एक था। ये अलग बात नहीं, तो जावेद साहब अभी ताज साहब ने फरमाया, वो कह रहे हैं यही इस दफ़ा भी हमारे पास कॉमनैलिटी थी और यही ऑब्जेक्टिव था, एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ख़त्म करें। देखिए, ये एक कॉमनैलिटी हो सकती है, लेकिन इसके लिए दे आर नॉट प्रिपेयर्ड।
इनके लिए उसके साथ उनके पास लोगों का वो एतमाद या वो बैकिंग नहीं है। ऑपोजिशन के पास नहीं है एतमाद मैंने लोगों नवाज शरीफ साहब को पंजाब हाउस में जब वो पहली दफ़ा वजारत उज़्मा से फारिग हुए तो यही वो पूछ रहे थे सहाफ़ियों से कि आपका क्या ख्याल है कि हम अगर ये तहरीक चलाएं, तो मैंने कहा जी तमाम जमातें अगर आपके पीछे ना हों तो आप ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने अकेले वोट को इज्जत दो वाला प्रोग्राम शुरू कर दिया और आपने देखा उसका क्या अंजाम हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इनके आपस के जो इख्तलाफात हैं वो इतने गहरे हैं और इतने ज़्यादा वो इनमें इनके अंदर डिफरेंसेस हैं और इतनी इनके अंदर फैक्शनल पॉलिटिक्स है कि जो किसी एक नुक्ते पे ये इकट्ठे मरकूज नहीं हो नहीं सकते। है सही। और इसका ये होना था अंजाम। और मरीम नवाज साहिबा को या PMLN को ये एतमाद था या खुशफहमी थी कि लोगों की एक समंदर लोगों का निकल आएगा और उस समंदर के और अवामी फोर्स के ज़ोर से हम मौजूदा हुकूमत को शेक कर देंगे और हम अपना ऑब्जेक्टिव जो है हासिल कर सकेंगे। और देन उनका इस्तीफ़े देने पर इसलिए ज़ोर था कि हुकूमत को किसी न किसी सूरत में घर भेजा जाए और एक वैक्यूम क्रिएट किया जाए और फोर्स किया जाए एस्टैब्लिशमेंट को, जो उनका सबसे बड़ा इस वक्त मकसद है कि उसको नीचा दिखाया जाए कि जी ये देखें आपने जो एक सर हुकूमत। इतना और मुख्तसरन फरमा दें सिर्फ इसी कंटिन्यूटी में कि ये जो अभी बात कर रहे हैं कि अब ये तमाम जरदारी साहब के थ्रू कोई कोशिश की जा रही है फजल रहमान साहब से राब्ते की, ताज साहब ने इसकी तरदीद की है। आपके पास कोई है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं, मेरे इल्म में नहीं हाँ, है। ताज साहब ओके, ताज साहब सेज कि इट इज नॉट इन हिज नॉलेज, इन योर नॉलेज सर, इन योर एप्रिसिएशन मेरा जावेद ख्याल है साहब? कि राब्ते हैं अच्छा। और राब्ते जो पॉलिटिशियन के दरमियान होते रहते हैं, लेकिन इससे कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं निकलेगी। पीपल्स पार्टी ठीक है। बड़ी क्लियर है कि इस PDM से, इस इत्तेहाद से उसको कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए वो ऑल आउट उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगी। अलबत्ता JUI और PMLN दोनों ये कंटिन्यू करेंगे। इकट्ठे एक पेज पे है और ये बड़ा एक दूसरे के करीब है और इनके ऑब्जेक्टिव्स ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी और ANP ने भी अब रास्ता जो है अलग कर लिया है। मैं नहीं समझता कि PDM अब दोबारा इकट्ठा हो रिवाइवल सकेगा, का कोई चांसेस मुझे नजर नहीं आता। ठीक है नाजरीन, क्विकली तीसरे टॉपिक का रुख करते हैं जो कि काफी जरूरी है हम तमाम के लिए, क्योंकि ज़राई पॉलिसी और एग्रीकल्चरल जो हमारी इनपुट्स आउटपुट्स हैं उनसे ताल्लुक है। सवाल मुलाहिजा कीजिएगा। जी नाजरीन, किसान कार्ड्स का इजरा बाकायदा वजीर आजम इमरान खान की तरफ से एज ब्रीफ एज पॉसिबल अगर मैं अर्ज कर सकूं तो सिर्फ ये कि जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उनकी कीमतें कम, जैसे कि खाद है उस पर सब्सिडी मजीद बढ़ा दें, सीड्स पर, पेस्टिसाइड्स पर, इन तमाम चीज़ों पे R&D भी कराई जाए, इनके ऊपर मजीद सब्सिडी भी दी जाए हुकूमत की तरफ से। अगर कोई पानी का मसला है तो उसको भी जो है हुकूमत इंटरवीन करके किसानों के लिए उस मसले को हल करे। हत्ता ये कि गोया ये पूरी चीज़ में ये फ़ायदा हो कि किसानों की जो अल्टीमेट उनके पास जो इनकम है उसमें कोई इजाफा कर पाए। खैर हमारी एग्रीकल्चरल जो आउटपुट्स हैं वहाँ पर भी इस वक्त हमें सख्त वॉर फुटिंग्स पर काम करने की ज़रूरत है। जावेद साहब, कितना साजगार आप समझते हैं इस इनिशिएटिव को, या आपका इस पर क्या व्यू है? मेरा ख्याल है कि इट इज़ ए पॉजिटिव इनिशिएटिव, लेकिन पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है मेरे ख्याल में उसके वो एक बड़ी सैड स्टोरी है। ये इस वक्त पाकिस्तान जो है गंदम और चीनी और सब्जियां और दालें बैरून मुल्क से दरामद कर रहा है और जो हमारे स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि कितना पैसा हम इस पे लगा रहे हैं खाने पीने की चीज़ों के लिए। हमें फूड सिक्योरिटी का जो एक तस्वर है उसको रीइंफोर्स करना चाहिए, अपनी पैदावार बढ़ानी चाहिए। इसके लिए जो भी इनिशिएटिव इंसाफ जो अभी आप कार्ड की किसान कार्ड की बात कर रही हैं, या इसके लिए मज़ीद इंसेंटिव्स अगर किसानों को दिए जाए और ज़्यादा प्रो फार्मर पॉलिसी लेके आए, किसी तरह करें, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बैरून मुल्क से गंदम भी और कपास भी और चीनी भी और दालें भी और सब्जियां भी दरामद करे। आपके लिए बहुत ज़्यादा जो आपके रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस है ये। वो भी ज़राई मुल्क होते हुए ज़राई मुल्क, तो पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान के लोग बहुत परेशान हैं
और इस पर राय आम आ ठीक रही है। होती है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन तमाम चीज़ें खाने पीने की, हत्ता कि गंदम जैसी चीज़, चावल जैसी चीज़ और इस तरह की चीज़ें और कपास और ये चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं, हमने क्या तरक्की करनी है? बिल्कुल तो ये राइट। एक बहुत ज़रूरी है और इट्स ए गुड स्टेप, बट आई थिंक वी नीड मोर ऑन दिस। ठीक है। मोर स्टेप्स यस। टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है नाजरीन, बड़ी ज़ाहिर है सिंपल सी ये बात है। और जमशेद इकबाल चीमा साहब, हु बेटर टू आस्क देन यू ऑन दिस मैटर, क्योंकि आप फूड सिक्योरिटी के मामले पे वजीर आजम की मुआवनत कर रहे हैं। बताइएगा, बड़ा प्राइमरीली ये बहुत एक बेसिक सवाल है जो कि अभी जावेद साहब ने भी जिसकी निशानदेही की है। ज़रूरी मुल्क होते हुए हमें ये नौबत हमारे लिए आई है कि हमें इम्पोर्ट करने पड़ते हैं अपने खाने पीने की अशिया। देखिए, पहली बात तो ये कि इस इशू को थोड़ा सा समझ लें। लोग इस इशू को बड़ा सादा समझते हैं। ये सादा नहीं है। मतलब जस्ट एक 2-3 फिगरों से आपको समझ लग जाएगी। इस वक्त दुनिया में जो औसत ग्रेन्स मिल रहे हैं पर कैपिटा वो 360 किलो है। एक आदमी को एक साल में मकई, चावल और गंदम तीनों मिला के जो एक आदमी एक साल में उसको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 360 किलो। राइट। हमें मिल रहे हैं 200 किलो। पाकिस्तान के एक आदमी को औसत 200 किलो मतलब मिल रहे हैं ग्रेन्स, दाने। ठीक है, ये हमारी हुकूमत में नहीं, ये इससे पहले भी यही था। ये उससे पहले जरदारी साहब की हुकूमत में भी यही था। सो कहने का मतलब ये कि दुनिया अगर 360 की एवरेज से दाने खा रही है और हम खा रहे हैं 200, तो फिर जब बिलावल साहब खड़े होके या मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़ी सी तस्वीर लगा के या वो एक चिन्ह पे रख के हथेली रख के अल्लामा इकबाल बन के फ़ोटो बना के लगाते हैं कि जी मेरे दौर में बड़ी तरक्की थी, या नवाज शरीफ साहब करते हैं बात कि मेरे दौर में बड़ी तरक्की थी, या मरीम साहबा कहते हैं मेरे अबू के दौर में बड़ी तरक्की थी, तो भाई उस वक्त 200 किलोग्राम ही ग्रेन मिलते थे लोगों को। उस वक्त तकरीबन 187 किलो थे। उस वक्त 187 किलो ग्रेन मिलते थे इंसानों को खाने के लिए। इस वक्त 200 हैं। ठीक है, तो बड़े हैं। तो वो तो बड़े हैं। सो इसका मतलब है कि हमारी ज़राअत जो है वो आप कह लें पिछले कई साल से ज़वाल पजीर थी, लिहाजा ये पीछे रह गई, दुनिया हमसे आगे निकल गई। और दूसरा फिगर ये है कि दुनिया में औसत एक आदमी एक दिन में 2900 कैलोरीज खाता है, हम खाते हैं 2100। अच्छा, 800 कैलोरीज या आप कह लें कि 35 से 40% हम खुराक दुनिया से कम खा रहे हैं औसतन, गरीब अमीर की मिला के। ये दूसरा इंडिकेटर हो गया। तीसरे इंडिकेटर की बात करें तो दुनिया में जो लोग खुराक खा रहे हैं 136 किलो सब्जी खा रहे हैं, हम खा रहे हैं 32 किलो 31 किलो। अच्छा, फल हम कम खा रहे हैं। अच्छा, वही तो बात सर है ये सारी चीजें कम खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ज़राअत बड़े शदीद ज़वाल पजीर थी। अच्छा, अब हमारी हुकूमत ने ये किया है कि हमने पूरी ज़राअत को रीवैम्प करना, ट्रांसफार्म करना, इसको आप कह लें पैराडाइम शिफ्ट का फैसला किया है कि हम ये जो है ना जी थोड़ी सी गंदम बढ़ा लो, थोड़े से चावल बढ़ा लो। असल में वक्त की थोड़ी सी मेरे अच्छा, पास तो उससे काम नहीं बनेगा, लिहाजा आपने पूरी की पूरी ज़राअत को चेंज करना है। लिहाजा कल जो पॉलिसी है ये बहुत बड़ी पॉलिसी है। इसमें 2-3 सिर्फ फिगर सुन लें। पहली बात ये है कि हमने किसान की इनकम को डबल करना है, आई मीन डबल। ठीक है, हमने ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन 200 किलो है इसको 400 किलो पर कैपिटा ये डबल करना है। हमने सब्जी और फ्रूट की पैदावार को 5 गुना करना है। हमने दूध की पैदावार को 3 गुना करना है। ठीक है, ये एम्बिशियस, वेरी एम्बिशियस। टोटल ज़राअत को चेंज करने जा रहे हैं। उसके लिए हम कर्जे भी दे रहे हैं, उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, उसमें आप कह लें कि हम कर रहे हैं। चीमा साहब मुझे अलाउ कीजिएगा मैं जाके ताज साहब की बात सुन लूं। ताज साहब आप फरमाइएगा, ओवर टू यू। अब पहले से ये तमाम चीजें ज़वाल पजीर थी, खासतौर पे हमारा ज़राई शोबा, तो अपोजिशन अब क्यों इसके ऊपर इतना ज्यादा शोर वावेला? और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे ज़राई शोबे पे बहुत पहले बहुत सारा काम हो जाना चाहिए था। मतलब जाहिर है कि मैं तो परेशान हूँ इस तमाम लॉजिक को सुन के। सीधी बात यह है कि जो अजनास बरामद होती हैं आज वो दरामद हो रही, छोटी सी बात है। और ये वजह देखी जाए कि ये पिछले चंद साल के अंदर क्यों इस तेजी से, और ख़ास तौर से कपास की पैदावार क्यों, क्योंकि कपास हमारे बरामदी शोबे की बुनियाद है। और कपास की अगर क्वालिटी ख़राब होगी, वही 28 मिलीमीटर का स्टेपल लेंथ आप प्रोड्यूस करते रहेंगे तो जितनी पैदा हो रही है वो भी बेकार है आपके लिए, क्योंकि दुनिया में 40-42 मिलीमीटर लंबी स्टेबल पैदा हो रही है। बहरहाल ये कि पहले तो ये देख लिया जाए कि क्यों कम हुई है। दूसरे ये कि
देखा जाए कि भाई इसको ठीक कैसे किया जाए। राइट, राइट। और ये ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी अच्छी बात है, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ, बड़ी तरक्की हुई है ये है। लेकिन एक तो शॉर्ट टर्म आपकी वो होती, और आप 5 गुना क्यों बढ़ाएं? आप कह रहे हैं कि हम 10 गुना बढ़ाएंगे, हम 20 गुना बढ़ाएंगे, कहने में क्या जाता है, कोई खर्चा नहीं है उसमें। एक तो ये शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स होती हैं कि हम जो है कितनी सपोर्ट प्राइस दें और कहाँ पे आप सब्सिडी दें, किस तरीके से दें। एक और बात जो बहुत अहम है वो ये कि मिडिल मैन का क्या रोल होगा, क्योंकि मिडिल मैन जो है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में सबसे ज्यादा मुनाफा मिडिल मैन खा रहा है। और क्या रियासत कोई ऐसा इंतजाम कर सकती है कि बराह रास्त प्रोड्यूसर से वो खरीद सके और ठीक है कंज्यूमर तक पहुंचा ताज साहब, सके? ये माय अच्छा, अपॉलॉजीज, आई हैव या टू वाइंड अप ऑन अच्छा, दिस फिर नोट। जो लॉन्ग टर्म है वो है रिसर्च और टेक्नोलॉजी। ठीक है, राइट। नाजरीन, इस नोट पे ताज साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे क्योंकि कंक्लूड करने का कहा जा रहा है और बिल्कुल वक्त खत्म है। नाजरीन, क्विक वाइंड अप ऑन दिस नोट, और शुक्रिया तमाम हजरात का। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सेनेटर ताज हैदर, जनाब जावेद सिद्दीक हमारे साथ आज तशरीफ फरमा थे। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।